नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे और हर सुबह हम आपके लिए लेकर के आते हैं बाजार की तमाम हलचलें और अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर क्या कुछ वो बड़ी खबरें हैं जो आपके और हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी ने निर्मला सीतारमण जी पर वित्त मंत्री के तौर पर अपना भरोसा जताया है। क्या है इसके माने आर्थिक सुधारों के, और खास तौर पर एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स पर हमारी निगाह रहेगी आज के फोकस में। शुरुआत करते हैं आज की टॉप लाइन से। एक बार फिर से पीएम मोदी ने वित्त मंत्रालय के लिए निर्मला सीतारमण पर जताया भरोसा। तीसरे कार्यकाल के पहले ही दिन वित्त मंत्री ने राज्यों को टैक्स की हिस्सेदारी जारी की। अब पूर्ण बजट पर है सभी की निगाहें। नई कैबिनेट का पहला बड़ा फैसला, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब 3 करोड़ ग्रामीण और शहरी अतिरिक्त घरों के निर्माण को मंजूरी। एलपीजी कनेक्शन, बिजली कनेक्शन जैसी बुनियादी सुविधाओं से लैस होंगे ये नए घर। iOS 18 के साथ एप्पल ने दी एआई फीचर्स के साथ जबरदस्त दस्तक। अब थर्ड पार्टी ऐप के इस्तेमाल के साथ भरोसा करने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर किया फोकस। और सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन आज सपाट कारोबार के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। सेंसेक्स बढ़त, निफ्टी गिरावट के साथ खुले। कल कारोबार के आखिर में नुकसान के साथ बंद हुए थे सेंसेक्स और निफ्टी। ये बड़ी खबरें जिन पर हमारी निगाह रहेगी आज की हमारी टॉप लाइंस। नई सरकार के गठन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल कैबिनेट की पहली बैठक हुई। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के बड़ा फैसला लिया गया। कैबिनेट ने पीएमएवाई के तहत अब 3 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी घरों के निर्माण को अब मंजूरी दे दी है। भारत सरकार साल 2015-16 से इस कार्यक्रम को आयोजित कर रही है ताकि जो पात्र ग्रामीण और शहरी परिवार हैं उनको बुनियादी सुविधाओं के साथ इन नए घरों के निर्माण के लिए सहायता दी जा सके। पीएमएवाई के तहत पिछले 10 सालों में आवास परियोजनाओं के तहत पात्र गरीब परिवारों को कुल 4 करोड़ 21 लाख घर बना करके दिए गए हैं। पीएमएवाई के तहत निर्मित सभी घरों में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की दूसरी योजनाओं के साथ घरेलू शौचालय, एलपीजी कनेक्शन, बिजली कनेक्शन और घरेलू नल का कनेक्शन जैसी दूसरी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। कैबिनेट की बैठक में जो पात्र परिवार हैं उनकी संख्या में वृद्धि से उत्पन्न आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अब 3 करोड़ अतिरिक्त घर बनाने का फैसला लिया गया है। राज्यों से भी मांग बढ़ रही थी और इसके मद्देनजर आपको याद होगा कि बजट में 2 करोड़ घरों को बनाने का फैसला लिया गया था। अब इसमें 1 करोड़ घर और जुड़ गए हैं। स्पष्ट तौर पर ये उन पात्र परिवारों के लिए बड़ी खबर, बड़ी राहत की खबर, जिसमें अब उनको सरकारी पक्के मकान मिलेंगे। और कल वित्त मंत्री का पदभार संभालने के तुरंत बाद बड़ा फैसला लिया वित्त मंत्री ने। राज्यों के लिए जो टैक्स डिवोल्यूशन होता है, हर महीने उनको जो किस्त जारी की जाती है उसमें 1,39,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कर हस्तांतरण की किस्त जारी कर दी गई। इसे मिलाकर के मौजूदा वित्त वर्ष में अब तक केंद्र की तरफ से 2,79,000 करोड़ रुपए राज्यों को हस्तांतरित किए जा सके। राज्यों को विकास और पूंजीगत व्यय में तेजी लाने में मदद मिलेगी। वित्त वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट में कुल 12,19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के टैक्स डिवोल्यूशन का प्रावधान किया गया था। मई महीने में एक जबरदस्त नया ट्रेंड देखा गया। इक्विटी म्यूचुअल फंड में रिकॉर्ड 34,697 करोड़ रुपए का निवेश किया गया, जो कि पिछले महीने के मुकाबले 83% ज्यादा है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया यानी एमफी के मुताबिक ये लगातार 39वां महीना है जब म्यूचुअल फंड निवेश में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जानकारों का मानना है कि ज्यादा निवेश सेक्टोरल और थीमेटिक कैटेगरीज में आए हैं। गौरतलब है कि पहला मौका है जब म्यूचुअल फंड्स में 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश आया एक महीने के भीतर। मई में ओपन एंडेड सेक्टोरल और थीमेटिक इक्विटी फंड्स में सबसे ज्यादा 19,213 करोड़ रुपए का निवेश आया है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की कुल एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़कर के अब करीब 59 लाख करोड़ रुपए हो गई है।
एसआईपी से जो मासिक योगदान होता है वो मई में बढ़कर के 20,904 करोड़ रुपए हुआ, जो अप्रैल में 20,371 करोड़ रुपए था। इन योजनाओं में मासिक निवेश लगातार दूसरे महीने 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, जो दिखाता है कि निवेशकों का भरोसा अब लंबी अवधि के निवेश में अधिक है। इसकी वजह भारतीय अर्थव्यवस्था का मजबूत स्थिति में होना है, जिसकी वजह से निवेशकों का भरोसा लगातार बरकरार है। खासतौर पर ये छोटे रिटेल निवेशक हैं जो कि म्यूचुअल फंड के जरिए एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं और लंबे वक्त के लिए बाजार में अपना भरोसा रखते हैं। आज बाजारों को बिल्कुल सपाट कारोबार की शुरुआत हुई। आप देख लेते हैं कि किस तरह से आज गिफ्ट निफ्टी खुलता हुआ दिखाई दिया और सेंसेक्स और निफ्टी में देखा हमने उतार चढ़ाव, बिल्कुल सपाट कारोबार। 21 अंक नीचे 23,264 के स्तर पर आज गिफ्ट निफ्टी दिखाई दिया। देखते हैं कि आज निफ्टी और सेंसेक्स की ओपनिंग किस तरह से हुई है। सेंसेक्स आज 100 अंक ऊपर खुला, लेकिन अभी फिलहाल वो फ्लैट कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 76,588 का स्तर आज के ओपनिंग बेल में। निफ्टी के चार्ट्स आपकी स्क्रीन पर इस वक्त 18 अंक नीचे 23,240 का स्तर। ये जो वॉलेटिलिटी है वो लगातार अभी बनी हुई है कुछ दिनों से। हालांकि स्थिर सरकार के बाद में जो बुल रन है, ऐसा बहुत सारे एक्सपर्ट मानते हैं, वो बने रहेंगे। किस तरह से आज जिन शेयरों में फ़ायदा दिख रहा है, आज के हमारे टॉप गेनर्स, उन पर निगाह डालते हैं। ओएनजीसी 3% से ज़्यादा, ब्रिटानिया करीब 2%, अपोलो हॉस्पिटल 1.1%, LNT 1.15%, अदानी पोर्ट्स में करीब 1% की बढ़त दिखाई दे रही है। आज के टॉप लूजर्स शुरुआती कारोबार में श्रीराम फाइनेंस, कोटक बैंक, BPCL, ICICI बैंक और डॉक्टर रेड्डीज़ में गिरावट दिखाई दे रही है। ग्लोबल मार्केट अपडेट्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि यूएस मार्केट में अभी जो रुख है वो मिला जुला देखने को मिल रहा है। डाउ जोन्स फ्यूचर्स 60 अंक नीचे, S&P 500 13 अंक ऊपर और नैस्डैक करीब 60 अंक ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। एशियाई बाजारों में जो रुख है वो भी आज मिक्स्ड रहा। जापान में बढ़त, हांगकांग में गिरावट और कॉस्पी में फ्लैट कारोबार आज दिख रहा है। चलिए छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हमारा आज का फोकस एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म के ऊपर। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे और अब बात करते हैं आज के फोकस की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना कार्यभार संभालते ही सबसे पहली सौगात देश के किसानों को दी। पीएम मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के पहले सरकारी फैसले में उन फाइल पर हस्ताक्षर किए जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त जारी करने से जुड़ी हुई हैं। यानी अब प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर के बाद देश के हर जरूरतमंद किसान को 2,000 रुपए की 17वीं किश्त जारी हो गई। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पीएम मोदी ने किसानों को पहला तोहफा दिया है। पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किश्त जारी कर दी है। 17वीं किश्त के तहत सरकार की ओर से कुल 20,000 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन होगा। सरकार के इस फैसले से देश के 9 करोड़ 30 लाख किसानों को लाभ होगा। किसानों के खाते में जल्द ही 2,000 रुपए की किश्त आ जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदभार संभालने के बाद प्रधानमंत्री किसान निधि की 17वीं किश्त जारी करने की अपनी पहली फाइल पर हस्ताक्षर किए और सोशल मीडिया एक्स पर बताया कि देश भर के अपने किसान भाई बहनों का जीवन आसान बनाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद पहला काम उनके लिए ही करने का अवसर मिला है।
इसके तहत पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त से जुड़ी फाइल पर हस्ताक्षर किया, जिसका लाभ देश के मेरे 9 करोड़ से ज्यादा अन्नदाताओं को होगा। आने वाले समय में हम किसानों के कल्याण और कृषि क्षेत्र के उत्थान के लिए निरंतर काम करते रहेंगे। पीएम के इस फैसले पर तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि हमारी सरकार संकल्प पत्र के आधार पर चलेगी, हम स्थिर सरकार देंगे। नई सरकार बनते ही पीएम किसान सम्मान निधि पर इस अपडेट से किसानों में जबरदस्त खुशी है। आज 17वीं किस्त मोदी जी ने डाल दी है हमारे खाते में, इससे हम अपनी धान की फसल को बहुत तैयार करके उसमें बहेंगे और काफ़ी अच्छी सरकार का सहयोग करते हैं। शायद ये जानेंगे कि मोदी जी हमारे लिए और कुछ करके दें। बीजेपी ने जो ये काम किया किसानों के हित में बहुत अच्छा ही किया है और हम चाहेंगे कि आगे भी मोदी जी कुछ ऐसी योजनाएं हमारे किसानों के लिए हमारे हित में लाते रहें, जिससे हमें और लाभ मिले। हम जो 17वीं जो किस्त आज हमारे खाते में आई है वो बहुत ही खुशी का वो है। कल ही सरकार बनी है और आज उन्होंने हमारे खाते में जो किस्त डाली है उस किस्त से पाकर मैं बहुत खुश हूँ। मोदी जी ने आज हमारे खाते में 17वीं किस्त किसान सम्मान निधि की डाली है, इससे हम लोग बहुत उत्साहित हैं और बहुत ही अच्छा लगा कि मोदी जी हम जैसे गरीब किसानों के बारे में सोच रहे हैं, जिससे कि हमारी खेती बाड़ी को हम ऊपर पहुंचा सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये फैसला जीत के बाद किसानों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना है, जिसके माध्यम से किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 28 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार द्वारा 16वीं किस्त जारी की गई थी, जिसमें पात्र किसानों को 2-2 हजार रुपए की किस्त दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस तथ्य से शायद ही कोई इनकार कर सकता है कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में भी खेतीबाड़ी का विकास, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास की योजनाओं पर खासा ध्यान रहने जा रहा है। और जो नए किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री बने हैं, उन्होंने स्थिरता पर, जो निरंतरता है सरकार में, उस पर भरोसा जताया है और उन्होंने कहा है कि जो किसान कल्याण के कार्यक्रम हैं वो लगातार जारी रहेंगे। आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान एक मुख्यमंत्री के तौर पर जो उन्होंने कृषि क्षेत्र का विकास किया वो बहुत ही अनुकरणीय है। करीब 6.5% की विकास दर हमें मध्य प्रदेश में कृषि क्षेत्र की दिखाई दी थी, जो कि औसतन देश में 3.5% के स्तर पर है। आइए उन्होंने क्या कहा है आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि और किसान कल्याण का काम चल रहा है और ग्रामीण विकास के काम भी तेजी से जारी है। अपने संकल्प पत्र में हमने किसान कल्याण हो या ग्रामीण विकास हो, उसके बारे में अपना रोड मैप बना के दिया है। हम इन्हीं कामों को आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता, सरकार की प्राथमिकता किसान कल्याण है। तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही खास मेहमान प्रोफेसर रमेश चंद, जो कि सदस्य हैं नीति आयोग के, इस वक्त इकोनॉमी टुडे में जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है आपका इकोनॉमी टुडे में। तो सबसे पहले तो सभी को उन बड़े कदमों का इंतजार जो एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल में खासतौर पर कृषि कल्याण के मामले में आपको वो कौन सी प्राथमिकताएं दिखती हैं जिसको फौरी तौर पर सरकार काम करना चाहेगी? जी, आपने बहुत बेसिक प्रश्न पूछा है। अब अगले 20-22 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य है और जो रोड मैप है उसके काफ़ी क्लियर संकेत दिए हैं कि हमें भारत को एक विकसित देश बनाना है। देश की पर कैपिटा इनकम जो अभी $2,300 है, उसको आज के भाव के हिसाब से $13,500 पर लेकर जाना है। और उसके साथ साथ ऐसा नहीं कि वो चंद लोगों की इनकम बढ़ाकर पर कैपिटा इनकम बढ़ानी है, इंक्लूसिव ग्रोथ यानी सभी की ज़िंदगी में एक खुशहाली, प्रॉस्पेरिटी लाने का है। इन दोनों लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एग्रीकल्चर की एक अहम भूमिका है। एग्रीकल्चर देश की इकॉनमी का 18-19% है
और मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर लगभग ये बराबर के दोनों ही स्तंभ हैं। और एग्रीकल्चर का अफेक्ट इंक्लूसिव ग्रोथ पे किसी भी और सेक्टर से ज़्यादा होता है। तो ये तो एक प्राइमरी हमारे लिए रोड मैप है कि एग्रीकल्चर को अहम भूमिका निभानी है। अब वो अहम भूमिका एग्रीकल्चर कैसे निभाएगा? सबसे पहले पिछले 10 साल में जो एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट है उसमें तीव्रता आई है। अब हम लगभग 4% जो ग्रोथ रेट है उसके बहुत करीब हैं जी। और उस तीव्रता को हमें जारी रखना है। दूसरा ये है कि हमारे एग्रीकल्चर के श्रीवास्तव जी 4-5 सेगमेंट हैं। फिशरी है, डेयरी है, फल सब्जियां हैं, लेकिन कुछ ऐसे दूसरे सेगमेंट हैं जिनमें हमारा वृद्धि दर बहुत ज़्यादा नहीं है, 2-2.5% के आसपास है। जैसे हमारे सीरियल हो गए, हमारे तिलहन, दालें, तो इनके ग्रोथ रेट में एक एक्सेलरेशन लाना ये हमारी जो दूसरी अब प्रायोरिटी रहेगी। उसी तरह डिसएग्रीगेट लेवल पे हमारे कुछ प्रदेश हैं, जैसे जो नए कृषि मंत्री जी हैं उनका प्रदेश, वहाँ तो पिछले बहुत सालों से एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट 7 से 10% रहा है। कुछ और प्रदेश हैं, आंध्रा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, वहाँ भी ग्रोथ रेट अच्छा है। लेकिन कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहाँ ग्रोथ रेट 1-2 में तो 0 है, केरला में नेगेटिव है, और कई प्रदेश हैं जहां हमारा ग्रोथ रेट 2% से 1.5% से कम है। वहां हमें खास उपाय करने हैं ताकि वो ग्रोथ रेट आगे बढ़े। लेकिन ये सारी चीज़ें अपने आप में नहीं होंगी, ये वैक्यूम में नहीं होंगी। इनके लिए हमें प्रोएक्टिवली कई एरिया में काम करना होगा। एक टेक्नोलॉजी है जिसमें हमें काम करना होगा। दूसरा, जो हमारे कुछ आधे अधूरे जो एक रिफॉर्म का एजेंडा जो ऐसे रह गया है, जिसमें जो नए कृषि मंत्री हैं चौहान साहब, उनका विशेष तजुर्बा है मध्य प्रदेश का, तो हमें स्टेट्स के साथ मिलके स्टेट्स के द्वारा उस तरह के जो परिवर्तन हैं, जो सुधार हैं, वो स्टेट से करवाने होंगे, स्टेट्स की परिस्थिति के हिसाब से। जी बिल्कुल सर, क्योंकि चूंकि ये राज्य सरकार का विषय है, इसलिए जो स्टेट की जो पॉलिसीज़ हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं सर। लेकिन हमने देखा कि बड़े राजनीतिक तौर पर बड़े नंबर्स होने के बावजूद भी कृषि कानून जो पिछली सरकार में, उसको हम पारित कराने में नाकाम रहे। कानूनों की बात तो हम थोड़ा सा अलग रख दें, क्या हम फूड प्रोसेसिंग पे फोकस कर सकते हैं? टेक्नोलॉजी का आपने इस्तेमाल किया, आपने जिक्र किया, क्या हम उसका इस्तेमाल करके किसानों को और ज़्यादा मॉडर्न बना सकते हैं या फिर मार्केट के साथ उनको जोड़ सकते हैं? और बहुत सारे बैलेंसेस शायद स्ट्राइक करने होंगे सर, महंगाई भी ना बढ़े या किसानों की आमदनी भी बढ़े, ये सारे भी चैलेंजेस हैं। जी बिल्कुल, ये सारी चुनौतियां हैं। रिफॉर्म की हम बात इसलिए करते हैं कि प्रधानमंत्री जी बल देते हैं कि हमें इंक्रीमेंटल चेंज नहीं, हमें ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज चाहिए। जी तो जो ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज होती है वो तो एक पॉलिसीज रेगुलेशन में परिवर्तन करके ही आती है। लेकिन जो हमारे ग्रोथ के सोर्सेज हैं कि कुछ वर्षों तक हम अच्छी ग्रोथ रेट, भले ही हम रिफॉर्म ना करें तब भी जो है ले सकते हैं। अब उसमें जैसे आपने कहा कि प्रोसेसिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब हमारी ग्रोथ रेट एग्रीकल्चर की 3.89% हो रही है और मांग जो है वो लगभग 2.5% है, तो ये जो 1% का हमारे उत्पादन में और हमारी डायरेक्ट कंजम्पशन में फ़र्क है, इसको पूरा करने के लिए हमें एक्सपोर्ट को एक्सप्लोर करना होगा, हमें प्रोसेसिंग को एक्सप्लोर करना होगा। दूसरा, हमारा जो वेस्टेज हो जाता है, जब गलट आता है तब भी हमारा एक जो फूड वेस्ट है, एग्रीकल्चर वेस्ट है, हमें उसे कम करके उसको भी हम कम जो प्रोसेसिंग है उसके थ्रू कर सकते हैं। इसी तरह डिवर्सिफिकेशन है कि जो हमारे फल सब्जियां या हॉर्टिकल्चर है
उनकी इनकम दूसरी फसलों से ज़्यादा होती है। हम किसानों को उसकी ओर प्रेरित करें, हम अपना मार्केट का जो ढांचा है वो उसके अनुसार विकसित करें। तो इसी तरह से हमें फार्मर्स को अच्छी क्वालिटी का सीड देकर, फार्मर को टाइम पे एक एडवाइजरी देकर, और सरकार की जो और काफ़ी स्कीम चल रही हैं, जैसे आपने उसका भी चर्चा किया कि कीमतों पर भी एक अंकुश रखना है। उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा रियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बिल्कुल सर, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन शायद आरबीआई और सरकार दोनों के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। इन्फ्लेशन भले ही वो 4% 5% के आसपास हो, लेकिन जो फूड इन्फ्लेशन है अभी भी वो कह रहे हैं कि जो साइक्लिकल रीजंस हैं उसकी वजह से आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं। सर लेकिन आपको लगता है कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग है जिसकी वजह से हम एक्सट्रीम मानसून या एक्सट्रीम जो गर्मी है वो देख रहे हैं, उसकी वजह से कुछ चैलेंजेस आपको दिखाई दे रहे हैं, उसको कैसे मिटिगेट करें सर? जो रिस्क हैं एग्रीकल्चर में उसको कम से कम कैसे किया जाए? अब उसकी ओर भी सारी दुनिया का ध्यान है। ये अकेले इंडिया की नहीं, ये तो हमारे पूरे प्लेनेट की समस्याएं हैं। काफ़ी जो एक्शन है वो हर देश को लोकल, रीजनल और नेशनल लेवल पे लेना है, और काफ़ी एक्शन हमें ग्लोबल लेवल पे लेना है। तो हमने कुछ साल पहले जैसे एग्रीकल्चर की अडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज के लिए एक निकरा उदाहरण के तौर पर प्रोजेक्ट शुरू किया, नेशनल इनोवेशन फॉर क्लाइमेट रिजिलिएंट एग्रीकल्चर। तो उसमें कुछ तो जो वैरायटीज़ हैं हमारी, जैसे गेहूं में हमने वैरायटी डेवलप की जो टर्मिनल हीट को टॉलरेट कर सके। मार्च अप्रैल में टेम्परेचर अचानक बढ़ने से जो नेगेटिव इफेक्ट यील्ड पे हुआ था वर्ष 2022 में, तो उस तरह की जो सिचुएशन है उससे अडेप्ट करने के लिए। तो इसी तरह हमारे जो प्रैक्टिसेस हैं क्रॉप को रेज करने की, जो रिजिलियंस लाती हैं, वो एक तरीका है। और तीसरा ये है कि हम फसलों को जो उनके नेचुरल एडवांटेजेस हैं जिस एरिया में, यदि हम क्रॉपिंग पैटर्न उस हिसाब से रखें तब भी एक क्लाइमेट रिजिलियंस आता है। यदि हम जहां क्रॉप आइडियली सूटेबल नहीं है वहां उसको ग्रो करें तो उसकी एक वल्नरेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। बिल्कुल। तो इस तरह करके एक पूरा पैकेज है जो हम क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन की ओर जा रहे हैं, और अब चर्चा हम मिटिगेशन की ओर भी कर रहे हैं। तो ये दोनों तरीके से, तो एग्रीकल्चर में जैसे मैंने बताया कि निकरा बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, क्लाइमेट स्मार्ट विलेजेस जो है वो काफ़ी तैयार हुए हैं। इसी तरह फसलों की चॉइस में भी हम थोड़ा एरिया शिफ्ट करें दूसरे सीरियल से अपने मिलेट की ओर, क्योंकि मिलेट जो है ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो इस तरह से काफ़ी जो है कदम उठाए जा रहे हैं। जी प्रोफेसर साहब, बहुत धन्यवाद। वक्त मेरे पास इतना ही। इकॉनमी टुडे में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से आपने देखा कि जो रिफॉर्म्स हैं वो बहुत कुछ राज्य सरकारों पर निर्भर हैं, और आगे आने वाले दिनों में दिखाई देंगे कि क्या कुछ वो बड़े कदम हैं एग्रीकल्चर में दिखाई दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल इकॉनमी टुडे के आज के इस अंक में सिर्फ इतना ही। लेकिन चलते चलते आपको हम छोड़े जाते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों के साथ। फटाफट नताज आप उनका आनंद लीजिए। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। बीमा